गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में बेसिकली तीन चैप्टर आएगा। एक तो एनएलएम खुद आएगा, दूसरा फ्रिक्शन, और तीसरा है सर्कुलर मोशन। तीनों को मिला के एक चैप्टर बनेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लॉज ऑफ मोशन, देखो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे काइनामेटिक्स, वो काइनामेटिक्स का पार्ट था। अब आएगा डायनामिक्स। पिछले चैप्टर में हमारा फोर्स से कोई इंटरेस्ट नहीं था। हमारा इंटरेस्ट था डिस्प्लेसमेंट से, वेलोसिटी से, एक्सलरेशन से। अब हमारा इंटरेस्ट जो है वो फोर्सेस के साथ होने वाला है। जब हम फोर्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन। इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो है डाइन। और डायमेंशन अपने को याद है कि हमने पढ़ा हुआ है। डायमेंशन आया था इसका, याद करो, M L T-2। फोर्स हमेशा एक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश। ठीक है, बेसिक बेसिक बात है। आज पहले तो हम लोग बेसिक बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। फोर्स जो है उसकी ऐसा यूनिट है न्यूटन, सीजीएस है एंडाइन। और आपको ये भी पता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू, ये हमने पढ़ा हुआ है। और फोर्स हमेशा एक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। दिख रहा है? चलो, नेचर में जनरली चार तरह के फोर्सेस होते हैं। नेचर में इन जनरल चार तरह के फोर्सेस होते हैं। ठीक है, इन सब का बेसिक बेसिक आइडिया हमको होना चाहिए। बहुत डिटेल में हमको नहीं जाना है। नंबर वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर टू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और लास्ट में आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। एक तरह से आप कह लो कि तीन और चार तो एक ही है। स्ट्रांग होगा तो कहलाएगा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, वीक होगा तो कहलाएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। आओ थोड़ा सा इन सब के बारे में हम जान लेते हैं कि ये सब क्या क्या है। एग्जाम में आता है, कभी कभी पूछ लेता है ये सब। तो आ जाओ एक एक करके हम सबको थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। नंबर वन, ग्रेविटेशनल फोर्स। लिख लो जरा।
देखो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि अगर दो मास पार्टिकल है, सपोज करो ये एक मास पार्टिकल है और ये एक मास पार्टिकल है, दोनों को अगर हम कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट करके छोड़ दें, तो ये दोनों मास पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इसका मतलब है कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, या फिर फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। वन का फोर्स टू पे का मॉड इज इक्वल टू ई एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। और एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे अर्थ है और कोई बॉडी को आप छोड़ते हो, अर्थ उस बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। जिस फोर्स से अर्थ बॉडी को अट्रैक्ट करती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। बॉडी जब अर्थ सरफेस के आसपास हो, तब जो उस बॉडी पे फोर्स लगता है और उसके करस्पॉन्डिंग जब आप एक्सलरेशन निकालोगे, की वैल्यू आती है जी। इसी को ही हम कहते हैं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अगर एक बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ अर्थ का फोर्स लगे, तो उसकी वजह से जो बॉडी में एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू होती है ए इज इक्वल टू जी। ठीक है। हाँ, वैसे ही आप जान ले कि जो चार फोर्स मैंने आपको बताया है उनमें सबसे वीकेस्ट फोर्स यही होता है। नीचे लिख लो, इट इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग द ऑल। ठीक है। चारों फोर्स में जो सबसे वीक फोर्स है वो यही है। नंबर टू में आ जाओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इसका मतलब ये ऐसा फोर्स है जिसके प्रोपगेशन का स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के आसपास होनी चाहिए। मतलब ये फोर्स जो है बहुत रैपिडली ग्रो करता होगा, बहुत फास्टली ट्रांसमिट करता होगा। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे मान लो कि ये कोई सरफेस है और ये ब्लॉक है अभी हवा में रखा हुआ है, तो अब ब्लॉक को धीरे धीरे हम नीचे लेके आए सरफेस के पास, और अब मान लो कि सरफेस और बॉडी के बीच में एक एयर गैप है। तो जब बॉडी और सरफेस के बीच में एयर गैप होगा, तो मुझे एक बात बताओ कि फ्लोर का नॉर्मल, मतलब फ्लोर का फोर्स ऑब्जेक्ट पे जीरो होगा। जब तक कांटेक्ट नहीं है तो फोर्स तो लगेगा नहीं। लेकिन जैसे ही बॉडी कांटेक्ट में आया, तो आप देखते हो कि फोर्स एकदम सडनली ग्रो करता है।
तो ऐसा फोर्स जो अब्रप्टली ग्रो करे उनका नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये ध्यान रखें। जैसे आप देखो, जब कांटेक्ट नहीं था तो नॉर्मल था 0, अब जैसे ही कांटेक्ट बना नॉर्मल की वैल्यू सडनली आ गई। अब देखो, सडन माइक्रो सेकंड पहले कांटेक्ट नहीं था, सडन माइक्रो सेकंड के बाद कांटेक्ट बना तो नॉर्मल की वैल्यू रैपिडली ग्रो कर गई। का मतलब जो नॉर्मल है, नॉर्मल रिएक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ग्रेविटेशन में ऐसा नहीं है। ग्रेविटेशन में क्या होगा, अब ग्रेविटेशन में थोड़ी देर पहले फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी, थोड़ा वैल्यू बढ़ जाएगा या घट जाएगा। लेकिन नॉर्मल में क्या है, जब कांटेक्ट नहीं था तो 0 था, कांटेक्ट आया तो सडनली उसकी वैल्यू आ गई। तो रैपिडली ग्रो करते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। और एग्जांपल देखो, जैसे ये रस्सी है, एक रस्सी ऐसे है, ये स्लैग्ड है, स्लैग्ड स्ट्रिंग। तो रस्सी अगर स्लैग्ड है तो आपको पता है कि रस्सी में टेंशन की वैल्यू होती है 0। हम डिटेल में समझाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन रस्सी जस्ट मान लो अब टाइट होने वाला है, सपोज करो रस्सी की लेंथ है 2 मीटर, और अभी रस्सी का लेंथ है सपोज करो 1.9999 मीटर। जब 1.999 मीटर है तो रस्सी स्लैग्ड है तो टेंशन नहीं है, लेकिन जैसे ही रस्सी का लेंथ 2 मीटर हुआ, रस्सी टाइट हो गया, उसमें टेंशन आ गया। जैसे ही उसमें टेंशन आ गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं टेंशन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, एक तो बेसिक बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए, बस समझ लो थोड़ा सा। ऐसे फोर्सेस जो अब्रप्टली ग्रो करते हैं, बड़े तेजी के साथ ग्रो करते हैं, ऐसे फोर्सेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। है। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स माना जाता है, लेकिन ग्रेविटेशन से ज्यादा, न्यूक्लियर फोर्स से कम। लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं वो ग्रेविटेशन से तो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होती है, और न्यूक्लियर फोर्स से वीक। हर टाइप में आ जाओ। तो हम लोग कहते हैं, हम थर्ड और फोर्थ दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि जो न्यूक्लियर फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। पहला ये। दूसरा, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज।
तीसरा, मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच भी लगता है। क्या? न्यूट्रॉन ऐसे समझ लो, नहीं तो ये फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है, और सारे अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। 10⁻⁻15 के रेंज में अगर न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेपरेशन अगर इस रेंज का है, तो पूरे दुनिया जहान में न्यूक्लियर फोर्स से स्ट्रांग फोर्स कोई होता ही नहीं है। इस रेंज में जो न्यूक्लियर फोर्स है ये सबसे स्ट्रांगर फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स की एक खास बात है कि अगर आप देखो, न्यूक्लियर फोर्स का एक खास बात है, या तो ये लगेगा या तो नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होता है कि कम लगेगा। जैसे अगर आपने सेपरेशन को बढ़ा दिया, 10⁻⁻15 से आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा, वो जीरो हो जाता है, ये इसकी खासियत है। जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि जो किसी भी न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो ऐसे निकालते हो आप, R = R0 × A⁻⁻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 ⁻
और ए हमारा होता है एटॉमिक मास। ठीक है। आर की वैल्यू इतनी और इतना होता है ये। तो आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। तो न्यूक्लियस का साइज अगर बहुत छोटा है और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए, जो कि प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव चार्ज है और दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत कम है, तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल अगर करेंगे तो न्यूक्लियस को तो टूट फूट जाना चाहिए, लेकिन आप तो कहते हो कि जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल है। इसका मतलब पक्का कोई ना कोई होगा जो न्यूक्लियस के अंदर, मतलब न्यूक्लियॉन्स में जो प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्सन है उसको कोई ना कोई बैलेंस कर रहा होगा। वो और कोई नहीं है, यही न्यूक्लियर फोर्स है। अब ऐसे समझो, अगर न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा तो प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्सन डोमिनेट कर जाएगा और न्यूक्लियस तो टूट फूट जाएगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसकी वैल्यू होती है K Q1Q/R²। और आप कह रहे हो कि सेपरेशन इस ऑर्डर का है, तो जाहिर सी बात है आर का स्क्वायर आ रहा है तो फोर्स की वैल्यू तो खतरनाक बड़ी होगी। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के रिपल्सन को आखिरकार कोई ना कोई बैलेंस करके रखा होगा, तभी तो जो सारे न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस के अंदर यूनाइटेड है। वो और कोई नहीं है, वो न्यूक्लियर फोर्स है। मैंने आपको बताया कि जो अब रिपल्सन जो हो रहा है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हो रहा है, लेकिन अट्रैक्शन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी हो रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी हो रहा है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी हो रहा है। इसका मतलब, और मैंने बोला कि इस रेंज में इससे खतरनाक कोई फोर्स होता ही नहीं है। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ कि प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्सन डोमिनेट करेगा या न्यूक्लियॉन्स के बीच का न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करेगा? हाँ जी बताओ। चलो, अब सुनो मेरी बात। हाँ, मैंने एक बात बताया आपको कि न्यूक्लियर फोर्स जब लगेगा इस ऑर्डर में होगा तो जम के लगेगा। अगर आपने सेपरेशन इससे बढ़ा दिया तो वो लगता ही नहीं है। ठीक है, पहले तो ये ध्यान रखना है आपको।
अब क्या होता है, सुनो जरा थोड़ा सा और थियोरेटिकल थोड़ा बातें सुन लो, फिर हम लोग मैथमेटिकल चीजों पे आएंगे। तो आपके दिमाग में आता है कि सर एक बात बताओ, यूरेनियम 238 फिर क्यों टूट जाता है? इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है, देख लो। यूरेनियम 238 चूंकि एटॉमिक मास बहुत बड़ा है, तो एटॉमिक मास अगर बहुत बड़ा होगा तो न्यूक्लियर साइज है वो कंपेरेटिवली बड़ा आएगा। न्यूक्लियर साइज अगर बड़ा आएगा तो न्यूक्लियर फोर्स वीक हो जाएगा। तो उस केस में प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्सन जो है वो डोमिनेट कर जाएगा, और हम देखते हैं यूरेनियम 238 जो है वो हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है। वैसे भी ध्यान रखिए, एलिमेंट्स हैविंग मास नंबर मास, अनस्टेबल न्यूक्लियाई का मास नंबर कितने से ज्यादा होना चाहिए? ध्यान रखना, एलिमेंट्स हैविंग मास नंबर ग्रेटर देन 219 आर हाईली अनस्टेबल। Elements having mass number greater than 219 are highly unstable. रीजन वही है, जितना बड़ा मास नंबर लोगे उसका न्यूक्लियर साइज उतना बड़ा आएगा। न्यूक्लियर साइज बड़ा आएगा तो न्यूक्लियर फोर्स वीक हो जाएगा, प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्सन डोमिनेट कर जाएगा और वो टूट जाएगा। हाँ, आप भी ये समझ सकते हो कि न्यूक्लियर रिएक्शन जब भी होता है तो एक बड़ा न्यूक्लियस टूटता है और छोटा न्यूक्लियस बनता है। तो छोटा न्यूक्लियस बनने से फायदा ये होगा कि न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन कम होगा, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन भी जो होता है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही होता है। ठीक है। देखो वैसे तो यूरेनियम 238 हाईली अनस्टेबल होता है। मतलब नॉर्मली देखा जाता है कि यूरेनियम 238 अगर यहाँ पे है एक न्यूट्रॉन जिसकी एनर्जी 0.04 eV है, हेलो, वो यहाँ से धमकी दे देता है ना यूरेनियम 238 को, बोल मैं तेरे तरफ आ रहा हूँ। इतना बोलते ही यूरेनियम टूट जाता है, समझ लो कितना हाईली अनस्टेबल होता होगा। और इसके हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ही हम लोग को इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब में। बात समझे? क्या होता है कि न्यूट्रॉन आता है यूरेनियम 238 को टक्कर मारता है। ऐसे देखो, रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। ये है यूरेनियम 238, न्यूट्रॉन आया, मारा इसको टक्कर, छोटा न्यूक्लियाई बना बेरियम, एक और छोटा न्यूक्लियाई बना क्रिप्टन, और इसके साथ तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं। ऐसा, ऐसा, ऐसा। और हाँ, हर रिएक्शन के दौरान 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। हर रिएक्शन में 200। अब क्या होगा देखो, ये एक न्यूट्रॉन जाके फिर से तीन यूरेनियम एटम को टक्कर मारेगा। यहाँ, यहाँ, यहाँ। अब मालूम चला कि ये फिर से बेरियम क्रिप्टन में टूटा और यहाँ से तीन इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से तीन निकला, यहाँ से तीन। देखो पहले स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरे स्टेप में तीन हो गया, तीसरे स्टेप में 9 हो गया, फिर अगले स्टेप में 27 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। और मैंने बोला कि हर रिएक्शन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है, तो आप एक अंदाज लगाओ कि अगर हमारे पास 1 केजी यूरेनियम हो, तो अगर 1 केजी यूरेनियम हो तो 1 केजी के यूरेनियम में कितने एटम्स हो गए?
आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते रहते हो, मास इन ग्राम बाई मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। इतने एटम्स हो गए, और हम कह रहे हैं कि हर एटम के रिएक्शन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। मतलब टोटल 1 केजी यूरेनियम में इतना एनर्जी रिलीज होगा। आप देख सकते हो कितना खतरनाक एनर्जी है। इसलिए तो न्यूक्लियर बॉम्ब जहाँ गिरता है वहाँ आसपास सब जल के खाक हो जाता है। और आपको पता है कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाता है उनका जो साइज है वो 5,000 किलो, 10,000 किलो, इस तरह का होता है। तो जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है उसके 3-4 किलोमीटर का जो दायरा है वो जल के एकदम खाक हो जाता है। दूसरा इनका दिक्कत क्या है कि जो बेरियम क्रिप्टन बनते हैं उनका हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होता है। ये छुप के कहीं पे पड़ा हुआ रहता है और रेडिएशन एमिट करता रहता है, जो इंसान के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आप देखते हो हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब किस जमाने में गिरा था, लेकिन आज भी वहां पे उसका इफेक्ट दिखाई पड़ता है। पर चलो, लग गए। हाँ, तो क्या होता है, जो सिविलाइज देश है, जो डेवलप देश है, वो लोग क्या करते हैं, इसी न्यूक्लियर बॉम्ब की टेक्निक को, जो अनकंट्रोल्ड वे में भाग रहा है, आप देख सकते हो कैसे अनकंट्रोल्ड वे में भाग रहा है। पहले स्टेप में 1 न्यूट्रॉन था, दूसरे स्टेप में 3 न्यूट्रॉन हुआ, फिर से 9 आ जाएगा, फिर 27, ऐसे भागेगा। जो जो डेवलप देश है उनके यहाँ बिजली की समस्या नहीं होती है। यही रीजन है कि वो लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज करता है। जो अनकंट्रोल्ड वे में रिएक्शन भाग रहा होता है उसको वो लोग कंट्रोल्ड वे में भगाता है। कैसे भगाता है? जैसे 1 न्यूट्रॉन आया, यूरेनियम 238 को हिट किया, जो 3 न्यूट्रॉन निकले वो लोग यूज करता है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन को अगले यूरेनियम 238 को हिट करने से पहले ही रोक देता है। मालूम चला ये रुक गया और ये रुक गया, सिर्फ ये भागा। तो ये जाके मारा फिर से यूरेनियम 238 को टक्कर, फिर से 3 न्यूट्रॉन निकले, लेकिन मॉडरेटर ने 2 को फिर से रोक दिया। तो सिर्फ 1 न्यूट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा। तो अब जो रिएक्शन प्रोसीड करेगा वो कंट्रोल्ड वे में करेगा। और मैंने आपको बताया कि हर रिएक्शन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी है। नॉर्मली ऐसा कहते हैं कि अगर 10 केजी यूरेनियम मिल जाए, 10 केजी यूरेनियम मिल जाए तो दिल्ली जैसे शहर को एक दिन बिजली सप्लाई किया जा सकता है। बात समझ रहे हो? अभी क्या है, हम लोग के पास यूरेनियम है नहीं। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम थोक के भाव में है। तो हम लोग के पास यूरेनियम नहीं है। हम लोग के यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर बन के तैयार है, लेकिन यूरेनियम ही नहीं है। तो डेवलप देश है इसलिए वहाँ पे बिजली की समस्या नहीं है, क्योंकि वहाँ यूरेनियम काफ़ी है। ऑस्ट्रेलिया से वो लोग लेता है और यूज़ करता है। जैसे अमेरिका, अमेरिका डेवलप देश है। तो बात समझे क्या? थोड़ी सी कहानी सुना दी है तुम लोगों को। चलो, एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं आज, केमिस्ट्री की बात समझा देता हूँ आज। देखो समझो, 10 केजी यूरेनियम से पूरे दिल्ली को एक दिन के लिए बिजली सप्लाई किया जा सकता है। अभी हम क्या करते हैं, हम लोग के पास यूरेनियम तो है नहीं, तो हम लोग कोयला जलाते हैं। मुझे लगता है कि पूरे दिल्ली को कोयला एक दिन बिजली सप्लाई करने में पता नहीं तकरीबन 50-60 ट्रक कोयला जल जाता होगा। कितना पॉल्यूशन होता है वो अलग। टेक्नोलॉजी नहीं है हम लोग के पास, हम लोग क्या कर सकते हैं। इसीलिए कुछ दिन पहले ना एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुआ था। एनर्जी कॉन्फ्रेंस में अमेरिका ने जो इंडिया को खूब भला बुरा सुनाया, बोला भाई तुम लोग सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हो। तो इंडिया बोला हाँ भाई, हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है नहीं, हम लोग क्या करें। तो अमेरिका वाला बोला भाई पोल्यूशन तुम लोग नहीं फैलाओगे। तो इंडिया वाला बोला हाँ नहीं फैलाएंगे, एक कंडीशन पे, तुम हमको टेक्नोलॉजी दो, तुम हमको पैसा दो, तब जो है हम पोल्यूशन फैलाना बंद करेंगे। और नहीं तो हम कोयला जलाएंगे, हम भी धुआं पिएंगे, तुम भी धुआं पियो।
उस समय तो डेवलप देशों ने बोला कि हाँ हम लोग आपको टेक्नोलॉजी देंगे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ फिर, भगवान ही जानते हैं। चलो एक बात बताओ, मान लो ये यूरेनियम 238 है और तेजस के घर के बगल में एक किराने की दुकान है जो प्रोटॉन बेचता है और न्यूट्रॉन भी बेचता है। ठीक है। अब दोनों मान लो कि भाई प्रेशर आ गया कि भाई इसको हर हाल में स्टेबल बनाना है। एक तो उपाय है कि इसके मुंडे में एक छोटा सा छेद कर दो और प्रोटॉन लाके डाल दो। जैसे प्रोटॉन पहले मेरी कहानी सुन लेना फिर बताना। जैसे आप प्रोटॉन डालोगे तो जो न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन काफी ज्यादा था, वो सेपरेशन अब कम हो जाएगा। सेपरेशन कम हो जाएगा तो एक पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियर फोर्स जो काफी बड़े सेपरेशन के कारण से वीक हो गया था वो अब स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत भी है। दिक्कत ये है कि जब आप प्रोटॉन डालोगे तो जो रिपल्सन होगा प्रोटॉन प्रोटॉन का वो भी बढ़ जाएगा। दूसरा उपाय ये है कि आप उसके मुंडी में होल करके न्यूट्रॉन डाल दो। तो अगर उसमें न्यूट्रॉन डालोगे तो न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन भी कम हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर ले। बताओ कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है। न्यूक्लियस वाला तो ऑप्शन ही नहीं है रे। या तो तू प्रोटॉन डाल सकता है या तो न्यूट्रॉन डाल सकता है, अब बता। क्योंकि तेरा टारगेट है इस अनस्टेबल को स्टेबल बनाना, तो बताओ कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे कोई किराने की दुकान पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन बिकता नहीं है, मैंने हाइपोथेटिकली आपको बताया है। जाहिर सी बात है न्यूट्रॉन वाला ही ज्यादा अच्छा होगा, इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है न्यूक्लियाई हैविंग एन बाई पी रेशियो ग्रेटर देन वन आर स्टेबल, पढ़े हो। ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एन बाई पी रेशियो वन से बड़ा होता है वो वो स्टेबल होते हैं। बोलो पढ़े हो नहीं पढ़े हो। केमिस्ट्री में नहीं पढ़े हो तो जान लो, केमिस्ट्री में क्या होता है ना, लॉजिक तो होता नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे ऐसा बोल देते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन इसका लॉजिक आपको समझ में आ गया क्या, पहले ये बताओ। अगर किसी न्यूक्लियस का एन बाई पी रेशियो वन से बड़ा होगा तो वो स्टेबल होगा, ये बात समझ में आया। हाँ तो यही रीजन है। इसीलिए आप देखोगे कि कहीं कहीं पे ग्राफ ऐसे बना रहता है, देखो। न्यूट्रॉन का ग्राफ जब प्रोटॉन के साथ बनाओगे, मान लो ये 45 वाली लाइन है, मतलब इन लाइंस पे जो भी न्यूक्लियस आएगा उनका एन और पी सेम है। तो आप मुझे बताओ कि स्टेबल न्यूक्लियाई इस लाइन के लेफ्ट में होंगे या राइट में होंगे। बताओ।
ये जो लाइन मैंने बना रखा है ये 45 वाली लाइन है, मतलब जितना एन उतना पी। तो आप मुझे बताओ कि स्टेबल न्यूक्लियाई जो भी आएगा वो इस लाइन के लेफ्ट में नजर आएगा या राइट में? बताओ। ऑब्वियसली लेफ्ट। अरे लेफ्ट में आएगा, देखना, मान लो न्यूक्लियाई इधर आया, तभी तो उसका एन ज्यादा होगा ना, देखना। का एन ज्यादा उसका पी कम। अगर इधर ले लेगा तब तो मालूम चला इसका पी ज्यादा एन कम। ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला होना चाहिए। ध्यान रखना जितने भी स्टेबल न्यूक्लियाई हैं वो इस पे लाई करेगा, इधर लाई करेगा। बना लो ग्राफ थोड़ा सा। तो समझ में आ रहा है अपने को कि भाई जितना ज्यादा न्यूट्रॉन होगा न्यूक्लियर फोर्स उतना ज्यादा होगा, रिपल्सन जितना है उतना ही रहेगा। तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, रिपल्सन उतना ही रहेगा, तो जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो आज आपको मैंने एक बात तो ये समझा दिया है कि दुनिया जहान में जितने भी न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं या न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं वो भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए ही न्यूक्लियर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या ये बात समझ में आया? बड़ा न्यूक्लियाई टूटता है छोटे न्यूक्लियाई में, छोटा न्यूक्लियाई में टूटने से फायदा ये होगा कि न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन कम होगा। न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन कम होगा तो एक पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के रिपल्सन को बैलेंस कर जाए, और बैलेंस कर गया तो वो न्यूक्लियर स्टेबल हो जाएगा। बोलो। तो समझ में आपको आ गया होगा कि भाई जब न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होगा तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है। अगर सेपरेशन आप बढ़ा दोगे तो ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा सा घटेगा, वो घट के जीरो हो जाता है। जैसे यूरेनियम 235 में होता है, यूरेनियम 235 ले लो, 238 ले लो, ये सब हाईली अनस्टेबल है। एलिमेंट्स हैविंग मास नंबर 2 और 9 आर हाईली अनस्टेबल, ध्यान रखे। ये तो था कि भाई बेसिक बेसिक बात है, आपको समझ में आना चाहिए। अरे चार बेसिक तरह के फोर्सेस की कहानी समझ में आ गई क्या सबको? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो न्यूटन साहब के जो है कुछ लॉज हैं जिनको थोड़ा हम समझेंगे अच्छे से। जो लिखो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जो लिखो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन also known as law of inertia
Newton's first law of motion, also known as law of inertia, is a fundamental principle that describes the behavior of objects in the absence of external influences. जैसे कि लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है, अनलेस एंड अनटिल के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो बड़ा अच्छा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे आप बस में ट्रैवल करते हो, बस रुकी हुई है, आप भी रुके हुए हो, आपका पैर भी रुका हुआ है, आपका हेड भी रुका हुआ है, बस अचानक से चल पड़ा, बस का फ्लोर मोशन में आ गया, तो पैर जो आपके हैं वो मोशन में आ गए आगे की तरफ, लेकिन हेड कहता है नहीं जी, हम तो रेस्ट पे थे, हम तो रेस्ट पे रहेंगे ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया। तो होता ये है कि मुंडी है रेस्ट पे, पैर भागा आगे, आदमी गिर जाता है पीछे। का उल्टा फेनोमेनन भी दिखाई पड़ता है कि बस अगर चल रहा हो, अचानक से ब्रेक मारता है तो आदमी आगे। रीजन बड़ा सिंपल है, बस अगर चल रही है इसका मतलब आदमी के पैर भी चल रहे हैं, उसका मुंडी भी चल रहा है। आपने बस को अचानक से ब्रेक मार के रोक दिया, इसका मतलब कि पैर तो रेस्ट पे आ गए, लेकिन मुंडी बोलेगा नहीं जी, हम तो मोशन में थे, मोशन में रहेंगे, वो आगे झुक जाता है। और अगर आपको याद हो, हम दो तीन एग्जांपल इसके बताए भी थे, जैसे बलून में अगर कोई आदमी जा रहा है और कुछ हाइट पे अगर अपना हाथ निकाल के एक पत्थर को छोड़ दे, पत्थर सीधा नीचे नहीं आता है। मैं बताया था ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया पत्थर को पहले वही वेलोसिटी मिलती है जो बलून के पास है, पत्थर पहले ऊपर जाता है और फिर घूम के नीचे आता है। एक हेलीकॉप्टर वाला एग्जांपल भी समझाया था, याद करो। अगर बॉम्ब को गिराओगे तो ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया बॉम्ब को गिराने के ठीक बाद उसको वही वेलोसिटी मिल जाएगी जो हेलीकॉप्टर की है, तो बॉम्ब सीधा नीचे नहीं गिर के ऐसे गिरेगा। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक उसके मोशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। और बोलो, क्लियर है बात? चलो, अब आते हैं दूसरे में, नीचे लिखो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नीचे लिखो, when a force acts on a body, when a force acts on a body
then its momentum changes. वैसे हर बार जरूरी नहीं है कि मोमेंटम बदले, ठीक है ना, जनरल बात है। बॉडी पे फोर्स लगेगा तो मोमेंटम बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है, लेकिन फिलहाल हम कह रहे हैं कि मोमेंटम बदलता है, मान लो ऐसा। इफ ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, then its momentum changes in the direction of force. अगर एक बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो तो जिधर फोर्स लगाओगे उस डायरेक्शन में बॉडी के मोमेंटम में बदलाव आएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, according to Newton's second law, the force acting on the body the force acting on the body is directly proportional to force acting on the body is directly proportional to rate of change of momentum of the body. The rate of change of momentum of the body, मतलब F is directly proportional to dp by dt. जितना बड़ा फोर्स होगा उसके मोमेंटम का जो बदलाव का जो रेट होगा वो उतना ही ज्यादा होगा, है ना। इसका मतलब है कि अगर हम लिख दें, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के यहाँ कांस्टेंट लगा दें, ऐसा आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट से इस के की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं और इसकी वैल्यू आती है 1। एफ का एक्सप्रेशन जो है वो बन गया dp बाई dt। ध्यान से सुनो, अगर f की वैल्यू dp बाई dt है और चूंकि p मोमेंटम है तो मैंने उसको ऐसा लिख दिया। फर्स्ट कांस्टेंट ऐसा कर दिए और इसको ऐसा कर दिए, प्रोडक्ट रूल लगा दिए। अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है, मतलब अगर कांस्टेंट मास सिस्टम है, अब कुछ को लग रहा हो यार मास तो कांस्टेंट ही रहता है, नहीं, रॉकेट में देख लो, रॉकेट में कौन सा मास कांस्टेंट रहता है, तो वहां पे ये वाला जो टर्म है वो जीरो नहीं होगा, तो कांस्टेंट मास सिस्टम के लिए वैल्यू जीरो हो गई। यानी एफ की वैल्यू यहाँ नहीं लिखते हैं वरना दिखेगा नहीं आपको, यहाँ लिख देते हैं। तो एफ की वैल्यू जो होगी वो होगी m इंटू डी वी बाई डी टी, एंड डी वी बाई डी टी इज योर ए, तो ये आ जाएगा ऐसा। यानी न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो बन गया मेरा एफ इज इक्वल टू एम ए, लेकिन कंडीशन के साथ। क्या कंडीशन के साथ? मतलब एफ इज इक्वल टू एम ए तभी वैलिड होगा जब बॉडी का मास कांस्टेंट हो। अगर मास वेरिएबल होगा तो फिर एफ इज इक्वल टू एम ए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, पहले तो छोटी सी बात ध्यान रखे। आओ एक दो बातें आपको और समझाता हूँ, ये बुकों में ना बड़ा कंफ्यूजन है। बच्चों से पूछो, बताओ भाई न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, बच्चा कहता है यही तो होता है, एफ इजिकल टू एम ए। अरे ये नहीं होता है, न्यूटन सेकंड लॉ रियलिटी में ये होता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी। क्योंकि आप देखो एफ इजिकल टू एम ए तब वैलिड है जब बॉडी का मास कांस्टेंट है, और लॉ जब भी बनाया जाता है तो वो सबके लिए बनाया जाता है,
इसमें आपने कंडीशन लगा दिया कि भैया एफ इज इक्वल टू एम ए तभी वैलिड रहेगा जब बॉडी का मास कांस्टेंट हो, लेकिन एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, बॉडी का मास कांस्टेंट हो तो भी लगेगा, कांस्टेंट ना हो तो भी लगेगा। तो अगर से आपसे कोई पूछेगा कि बताओ न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, तो ध्यान रखें न्यूटन सेकंड लॉ बेसिकली ये है, ना कि ये है। को में धड़ल्ले से लिख देता है, जो गलत है, क्योंकि एफ इजिकल टू एम ए बेसिक ये है, और यहां से ये आया है विथ कंडीशन कि मास कांस्टेंट होना चाहिए। मास कांस्टेंट अगर नहीं होगा तो फिर ये जो लॉ हमने बनाया है फिजिकल टू एम, ये एप्लीकेबल नहीं होगी। तो बात समझ में आया क्या? चलो, देखो, हम कहते हैं ना, हम बराबर ही बच्चों को समझाते हैं कि भाई रेट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। एफ इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। हम समझाते हैं ना आपको, जैसे कोई बीमार उमार पड़ जाता है तो ड्रिप यूज करते हैं। अब देखते हो कि ड्रिप के जो फ्लो होने का रेट है वो बहुत, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। टाइम बहुत ज़्यादा होगा तो रेट कम होगा। अब कोई पागल आदमी गया, बोला भाई सुन, पानी जो ड्रिप है वो अंदर जाना तो है, तो स्पीड पूरा तेज करो। तो आपको समझ में आ रहा है कि ड्रिप का स्पीड अगर बहुत बढ़ा दिया जाएगा तो उस आदमी के लिए जो चंद सेकंड होंगे उसके जीवन के अमूल्य क्षण होंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि रेट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। बात समझे क्या? देखो, हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली गाड़ियों में जो एयर बैग लगा होता है उसमें भी ये काम आता है। अब गाड़ियों में एयर बैग क्यों होता है? अब मान लो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, गाड़ी किसी के साथ जाके टक्कर मार दिया। जैसे टक्कर मारा, गाड़ी रेस्ट पे तो जो ड्राइवर है उसके पैर आ गए रेस्ट पे। मुंडी बोलेगा नहीं हम तो चलेंगे, तो सर जाता है और स्टीयरिंग वगैरह में टकरा जाता है, जिससे आदमी का डेथ भी हो जाता है कई बार। अब तुम बोलोगे एयर बैग, अब देखो कितना अच्छा काम हुआ। अच्छा नहीं हुआ, खराब हुआ वैसे तो, लेकिन हमारे हिसाब से देखो, मोमेंटम का चेंज, गाड़ी भाग रहा था, बाद में रुक गया, मोमेंटम का चेंज जो आना है वो आया, डीटी। आपको पता है कि आदमी का सर जो स्टीयरिंग में टकराने में जो टाइम लगा, लेकिन आदमी के सर और स्टीयरिंग के बीच में अगर हम एयर बैग लगा दें, मुझे एक बात बताओ, आदमी का सर जो स्टीयरिंग में टकराता है वो टाइम बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो आप देख सकते हो कि जैसे ही टाइम बढ़ जाएगा, हम डीपी को चेंज नहीं कर सकते, मतलब एयर बैग लगा के एक्सीडेंट नहीं रोका जा सकता है। लेकिन हाँ, डीटी को बढ़ा के हम फोर्स की वैल्यू को कम कर सकते हैं। बात समझे क्या? इसलिए गाड़ियों में एयर बैग लगाना बहुत जरूरी है। चलो, यार छोड़ो, ये सब आ गया ना। आओ एक दो लॉ बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमने बना लिया है, फॉर कांस्टेंट मास एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ को लिख दो एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। ए को लिख दो ए एक्स आई कैप,
ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, दोनों साइड से आई जे के कोएफिशिएंट्स इक्वेट कर लो तो एफ एक्स आ जाएगा ऐसा, एफ वाई आ जाएगा ऐसा, एफ जेड आ जाएगा ऐसा। ये हमको साफ साफ बता रहा है कि नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। जब हम कहते हैं नेट फोर्स, नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ? जैसे ये कोई बॉडी है, इधर F1 फोर्स, इधर F2 फोर्स, बॉडी जा रही है इधर, तो हम F1 को प्लस में लिखेंगे, F2 को माइनस में लिखेंगे, तो बॉडी पे जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा F1 माइनस F2, दस मस्ट बी इक्वल टू इस बॉडी का मास इनटू एक्सलरेशन। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते आ जाओ। ये लिख लो न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब कई साल से पढ़ते आ रहे हो, फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हम भी वही लिखवा देते हैं। लिख लो फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब एक झंझट हो गया, झंझट क्या हुआ? प्रभु जी बोले कि सर एक बात बताओ, जैसे मैंने ना दीवार के ऊपर फोर्स लगाया मान लो, तो ये कैसे पता चलेगा कि पहले मैंने फोर्स लगाया या पहले उसने लगाया, दीवार ने? कि एक्शन रिएक्शन जो डेवलप होते हैं वो सामल्टेनियसली डेवलप होता है। ये कहानी कुछ वैसे ही है, जब आप छोटे थे ना तो एक सवाल बहुत पूछते थे आपस में, बताओ पहले अंडा आया या मुर्गी? जैसे उस सवाल का कोई जवाब नहीं है, तो वैसे ही ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि पहले हमने दीवार पे फोर्स लगाया है, दीवार ने हम पे। हाँ एक बात कंफर्म है, हमने जो दीवार पे फोर्स लगाया या दीवार ने जो हम पे फोर्स लगाया, उसमें से हम किसी एक को अगर एक्शन मानेंगे तो दूसरा उसका रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन कौन एक्शन है और कौन रिएक्शन है ये बताया नहीं जा सकता है। आप देखो ना, जब तक इस बोर्ड को हम टच नहीं किए हैं वो भी हमको फोर्स नहीं लगा रहा है। जैसे हम बोर्ड को टच किए, हम बोर्ड पे फोर्स लगाए, बोर्ड भी हम पे फोर्स लगा दिया। तो हमारा फोर्स बोर्ड पे अगर एक्शन है तो बोर्ड का फोर्स हमारे पे उसका रिएक्शन है। या फिर उल्टा भी कह सकते हो कि बोर्ड का फोर्स अगर हमारे ऊपर एक्शन है तो हमारा फोर्स उसके ऊपर है। मतलब इसमें कौन एक्शन है और कौन रिएक्शन है ये आप बता नहीं सकते हो। अरे बात समझ में आया क्या? के ऊपर एक बड़ी मजेदार कहानी है, मजेदार कहानी क्या सुनाता हूँ, आ जाओ। अब दिल्ली विल्ली में तो कहाँ दिखता है घोड़ा गाड़ी, लेकिन कलकत्ता वलकत्ता साइड में, बिहार उहार में तो दिख जाता है। घोड़ा तो मेरे से बनेगा नहीं, तुम समझ जाना। घोड़ा है घोड़ा, और ये काट है उसका, ठीक है? तो घोड़ा एक दिन चलते चलते अचानक से रुक गया और अपने मालिक से पूछा कि मालिक, तूने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा है? बोला हाँ पढ़े हैं। तो बोला अगर न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा है तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एक बॉडी पे जितना एक्शन होगा उसका रिएक्शन भी उतना ही होगा। मतलब एक्शन और रिएक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन एकदम अपोजिट है। बताओ फिर हम चलेंगे कैसे?
हम पे एक्शन अगर एफ का हो रहा है तो हम पे रिएक्शन भी एफ का ही हो रहा है, तो हम पे तो नेट फोर्स जीरो हो गया, तो हम चलेंगे कैसे? घोड़ा वहीं पे आराम से बैठ गया। मालिक बड़ा परेशान हुआ, बोला यार ये तो गजब सवाल पूछ लिया। अब घोड़ा गाड़ी वाला तो जानता नहीं था, उसने अपने दोस्त को फोन किया, तेजस को। तेजस ने उसको समझाया कि अरे गुरु महाराज, एक्शन और रिएक्शन जो होता है वो एक बॉडी पे नहीं होता है। अगर घोड़े का एक्शन काट पे हो रहा है तो काट का रिएक्शन घोड़े पे हो रहा होगा, और एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं। अगर यही एक्शन और रिएक्शन एक बॉडी पे लग रहा होता तब तो नेट फोर्स जीरो आता। यहाँ एक्शन एक बॉडी पे है, उसका रिएक्शन दूसरे बॉडी पे है, का मतलब जब एक्शन रिएक्शन एक बॉडी पे होता है तब तो नेट फोर्स जीरो होता है। यहाँ एक्शन एक बॉडी पे है, उसका रिएक्शन दूसरे बॉडी पे है, का मतलब कि नेट फोर्स होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। घोड़े को बात समझ में आ जाती है, घोड़ा चल पड़ता है। अब तुम ये बताओ, तुमको समझ में आया कि नहीं आया? देखो, बॉडी एक, फोर्स दो, नेट जीरो। लेकिन यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है काट पे, एक फोर्स लग रहा है घोड़े पे। तो एक्शन रिएक्शन एक बॉडी पे नहीं, दो अलग अलग बॉडीज पे लग रहा है, इसका मतलब कैंसिल आउट होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। छोटी छोटी कहानियां हैं, ध्यान रखो, ठीक है ना? इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि F12 इज नेगेटिव ऑफ F1। बच्चे कहते हैं प्रूव करके दिखा सकते हो क्या, तो हाँ बड़ा सिंपल है, देख लो। F12 जो होगा वो होगा dp12/dt, और F21 जो होगा वो होगा dp21/dt। F12 और F21 को अगर हम ऐड करें, ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ P12 प्लस P21/dt। वैसे P12 प्लस P21 कितना होगा? P12 प्लस P21, जल्दी बताओ। P12 प्लस P21 की वैल्यू जीरो। अरे P12 को लिख ले P1 - P2, और P21 को लिख ले P2 - P1। देख, जीरो आ गया ना? इसका मतलब F12 प्लस F21 इज जीरो। इसका मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। मैंने ये प्रूव कर दिया कि जो ये है F12 प्लस F21 इज जीरो। उधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा, देख लो। ये बेसिक बेसिक बात आपको ध्यान रखना है न्यूटन तीनों लॉज के बारे में, ठीक है? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब काम की बात करते हैं। ये सब ऐसे ही डेफिनेशन वगैरह है, ठीक है, चलता है। अब असली मुद्दे पे आते हैं, आ जाओ, जो हमारे काम का है। नीचे लिखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस
अब यहां से असली कहानी शुरू हो रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। नंबर वन, weight of the body. Weight of the body। तो आपको पता है कि W इज इक्वल टू एम जी, यानी W का डायरेक्शन वही होगा जो G का डायरेक्शन होगा। और आपको पता है कि G का डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, यानी बॉडी का वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। और वेट का जो मॉड आएगा वो आएगा m इंटू जी। कैसे? जैसे ये कोई सिस्टम है, बस इसका नाम याद रखना है, इसको हम कहते हैं एटवुड मशीन। बहुत कॉमन है, इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और इसको डिटेल में पढ़ने से बहुत फायदा होता है। जो बहुत क्वेश्चन बुकों में आप देखोगे बहुत लंबा लंबा सॉल्यूशन करता है, इसमें चंद लाइन में हो जाएगा। तो छोड़ो, अभी तो हम बात कर रहे हैं वेट का। तो अगर बॉडीज का वेट दिखाओ तो समझ में आ रहा है कि इसका जो वेट आएगा वो आएगा नीचे। वैल्यू होगी m1 जी, का वेट आएगा नीचे m2 जी। और पुली का मास अगर हुआ तो वो भी आ जाएगा नीचे। जैसे और देखो, अगर ये कोई ब्लॉक्स है ऐसे, अगर ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, अगर हम बॉडीज के वेट को दिखाएं तो समझ में आ रहा है कि इधर जो वेट आएगा वो आएगा नीचे। वेट तो हमेशा नीचे ही आता है। अगर कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे रखा है तो भी उसका वेट आएगा नीचे। कहीं रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको नीचे आना है। जैसे मान लो, जैसे ये है, एक बॉल यहाँ पे ऐसे रख दिया है, फिर ये फिक्स्ड है, समझ में आ रहा है कि इसका जो वेट आएगा वो आएगा नीचे। कहीं पे भी रख दो, जो वेट आएगा वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। और उसका मैग्नीट्यूड होगा बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये क्लियर है सबको? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं फटाफट। दूसरा, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन देखो, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पहले पढ़ाया जाएगा कांटेक्ट फोर्स। अब आप बोलोगे सर ये कांटेक्ट फोर्स क्या है? तो बहुत सिंपल सा कहानी है। बॉडीज के कांटेक्ट में रहने से जितने भी फोर्सेस डेवलप होते हैं, उनका जो रिजल्टेंट है वो कहलाता है कांटेक्ट फोर्स। जैसे आप ग्राउंड में चलते हो, मान लो आप रास्ते में चल रहे हो, तो आप अगर अपने पैर के चलने के मोशन को ध्यान से देखो तो आप पैर का जो फ्रंट पोर्शन है उससे आप ग्राउंड को पीछे धकेलते हो। तो आप अगर ग्राउंड को पीछे धक्का मार रहे हो ऐसे, तो भाई ग्राउंड भी आपके ऊपर एक फोर्स लगाएगा ऐसे।
पहले मुझे बताना, ये वाला फील कर पा रहे हो क्या? जब आप ग्राउंड पे चलते हो तो क्या पैर के फ्रंट पोर्शन से आप ग्राउंड पे ऐसे ही फोर्स लगाते हो? देखो तो ये आपने लगाया ग्राउंड पे, तो ये लगाया ग्राउंड ने आपके ऊपर, तो उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा इधर आएगा। ये वाला कंपोनेंट कहलाता है नॉर्मल रिएक्शन। तो लिखना मत ये सबको। और ये वाला कहलाता है फ्रिक्शन। का मतलब क्या हुआ? का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल और फ्रिक्शन जो है, ये कंपोनेंट्स हैं किसके? कांटेक्ट फोर्स के। अभी क्या है ना, आप छोटे बच्चे हो तो आप लोग को उल्टा पढ़ाया जाता है। पहले नॉर्मल पढ़ाया जाएगा, फिर फ्रिक्शन पढ़ाया जाएगा, फिर कांटेक्ट फोर्स पढ़ाया जाएगा। हायर क्लास में उल्टा होता है। हायर क्लास में पहले कांटेक्ट फोर्स आएगा और फिर बोला जाएगा कि इनके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक नॉर्मल, दूसरा फ्रिक्शन। उसमें से एक अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, फ्रिक्शन तो बाद में पढ़ेंगे। नीचे लिखो, थोड़ा सा अभी समझा दिए हैं, नीचे लिख लो। Whenever two surfaces are in contact with each other, whenever two surfaces are in contact with each other, then each surface exerts a force on the other surface each surface exerts a force on another surface. The force which acts perpendicular to the surface in contact, the force which acts perpendicular to the surface in contact perpendicular force which acts perpendicular to the surface in contact is called normal reaction. Is called normal reaction. It is generally represented by capital N. It is generally represented by capital N. मतलब दो सरफेस आपस में अगर कांटेक्ट में है तो फ्रिक्शन भी आएगा, कि उसका डिस्कशन अभी हम नहीं करेंगे। तो हर एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। और फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो सरफेस जो कांटेक्ट में है उसके ठीक परपेंडिकुलर। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये कोई फ्लोर है और हमने इसके ऊपर एक ब्लॉक लाके रख दिया, बुक लाके रख दिया है। तो आप देखो, बुक और फ्लोर अभी आपस में कांटेक्ट में है, तो दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो मैंने क्या बोला, अभी हमारा इंटरेस्ट बुक के साथ है, ध्यान से सुनना। ध्यान से देखो, बुक का जहां पे कांटेक्ट है, जिसके साथ कांटेक्ट है उसके ठीक परपेंडिकुलर, मतलब ग्राउंड जो है इस बुक पे एक नॉर्मल लगाएगा इधर, ठीक वैसे ही बुक भी ग्राउंड के ऊपर एक नॉर्मल लगाएगा इधर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट।
जहां पे कांटेक्ट होगा उसके ठीक परपेंडिकुलर, दिखाई पड़ रहा है, बोलो। जैसे फ्लोर का नॉर्मल ब्लॉक पे, तो फ्लोर ऐसा था, नॉर्मल उसके ऊपर लगा दिए। बुक का नॉर्मल, तो बुक का सरफेस ऐसा था, नॉर्मल नीचे लगा दिए। और एग्जांपल देखते हैं, आ जाओ। जैसे इसको देखो, समझ में आ रहा है कि भाई दोनों का कांटेक्ट है, तो ब्लॉक पे जो नॉर्मल आएगा वो इंक्लाइन के ठीक परपेंडिकुलर इधर। ये जो नॉर्मल मैंने बनाया है ये इंक्लाइन का नॉर्मल है ब्लॉक के ऊपर। तो बोलो क्लियर है या नहीं? हाँ जी। हो गया, सन्नाटे में क्यों चले गए? देखो, जैसे और एक एग्जांपल देखो। जैसे मान लो ये आदमी है, इसके पैर है, समझ जाना मेरे से बनेगा नहीं आदमी उदमी, ऐसा है ये। ग्राउंड पे खड़ा है, कितना नॉर्मल आएगा? एक या दो? अरे कितने नॉर्मल आएंगे बताओ? सन्नाटे में क्यों चले गए? अरे तेजस, बता फटाफट। भाई जितनी जगह कांटेक्ट होगा उतना नॉर्मल लगेगा, सीधी सी बात है। तो एक नॉर्मल यहाँ लगेगा, एक नॉर्मल यहाँ लगेगा। और देखो, अब इसके अंदर हमने एक बॉल यहाँ रख दिया। देखो तो, बॉल के ऊपर नॉर्मल कितना, मतलब कैसे कैसे लगेगा, देखो जरा फील करो। एक कांटेक्ट यहाँ है, तो जहाँ कांटेक्ट है उसके ठीक परपेंडिकुलर, मतलब इधर। वैसे ही यहाँ पे एक नॉर्मल लगा दो, देख लो। और एग्जांपल लेते हैं, देखो। तो साफ समझ में आ रहा है कि M2 और फ्लोर का कांटेक्ट है, तो फ्लोर का नॉर्मल जो M2 पे आएगा वो आएगा ऊपर। वैसे M1 पे नॉर्मल किधर आएगा? हाँ, M1 पे कोई नॉर्मल एक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि M1 किसी के साथ दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होंगे तभी तो नॉर्मल आएगा। यहाँ तो कांटेक्ट ही नहीं है, तो नॉर्मल की वैल्यू जीरो। और देखो जरा, जैसे ये दो परपेंडिकुलर वॉल्स हैं, एक रॉड ऐसा है,
नॉर्मल दिखाओ। नॉर्मल जरा दिखाओ किधर लगेगा नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे कांटेक्ट है तो नॉर्मल इसके ठीक परपेंडिकुलर इधर, और यहाँ कांटेक्ट है तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल दिया गया एंड। और देखो, एक सिलेंडर ऐसा, एक सिलेंडर ऐसा, इसके ऊपर एक और सिलेंडर। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मान लो मैंने ऐसे फोर्स लगा के तो इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। साफ समझ में आ रहा है कि नॉर्मल अगर दिखाए, नॉर्मल का डायग्राम बनाए, तो ये लोग इसके ऊपर एक नॉर्मल लगाएगा तो इसका नॉर्मल जो इस पे आएगा वो आएगा इधर, और इसका नॉर्मल जो इस पे आएगा वो आएगा इधर। वैसे ही इसका नॉर्मल जो इस पे आएगा वो आएगा इधर, और इसका नॉर्मल जो इस ब्लॉक पे आएगा वो आएगा इधर। अभी और भी कांटेक्ट है, देखो दिखाई पड़ रहा है। ग्राउंड के साथ भी तो इनका कांटेक्ट है, तो एक नॉर्मल आएगा इधर, एक नॉर्मल आएगा इधर। देखो, सारे जो नॉर्मल लगने थे हमने सब लगा दिए। चलो एक तुम बना के दिखाओ। रॉड ऐसे रखा हुआ है, बताओ। नॉर्मल का डायरेक्शन जरा मार्क करो। नहीं बेटा वो नहीं लगेगा। हाँ एक्चुअल में अभी तो लगेगा, ठीक कह रहे हो, अभी तो ठीक कह रहे हो, अभी लगेगा। हाँ सही कह रही है अनुष्का, इनके बीच में भी तो नॉर्मल आएगा। सही कह रही है। ऐसा तो मुझे लगा न्यूमेरिकल वाला है ना, तो मैं बाद में बताऊंगा उसको। अभी तो ठीक कह रही है ये। चलो रॉड में नॉर्मल जरा मार्क करके दिखाओ मुझे। जहां पे भी कांटेक्ट होगा वहां पे नॉर्मल आएगा, जरा मार्क करके मुझे पिक्चर भेजो। जल्दी से एक पिक्चर बना के भेजो फटाफट। M1 और M2 पे लगने वाले नॉर्मल्स को क्लियरली मार्क करें। नहीं मीनाक्षी, N1 लगाने में गड़बड़ी की है, क्या बताए थे? जहां पे कांटेक्ट होगा उसके ठीक परपेंडिकुलर, मतलब इधर,
ये इधर, जहां पे कांटेक्ट है उसके ठीक परपेंडिकुलर। ये वाला ट्राई करो, M1 M2 दो ब्लॉक वाला। M1 पे नॉर्मल दिखाओ, M2 पे नॉर्मल दिखाओ अच्छे से। जल्दी नॉर्मल मार्क करो। तो नॉर्मल बनाए क्या? साक्षी थोड़ा अच्छे से बना बेटा, सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर दिखाने की थोड़ा कोशिश कर। मतलब इस पे एक नॉर्मल इधर से आएगा, एक नॉर्मल इधर जाएगा, वैसे ही एक नॉर्मल पे इधर आएगा वही N2, और ग्राउंड का एक नॉर्मल और आएगा N3। अब देख लो बन गया। अरे नॉर्मल कैसे लगता है, समझ में आ गया क्या? अनुष्का ग्राउंड वाला नॉर्मल छोड़ दिए। अरे नॉर्मल कैसे लगाना है सबको क्लियर हो गया? चलो। थर्ड फोर्स, टेंशन। नीचे लिखो, इट इज ए मॉलिक्यूलर फोर्स, इट इज ए मॉलिक्यूलर फोर्स it arises in rods, rod strings, rod, string, rope, wire. It arises in rods, ropes, wires due to their mechanical property. इसलिए होता क्या है कि अगर रस्सी ऐसा है, मान लो स्लैग्ड है, जब स्लैग्ड रस्सी होती है तो मॉलिक्यूल्स जो है ना बड़े कूल अंदर अपने घूम रहे होते हैं, बड़ा टेंशन, उनको टेंशन वेंशन नहीं रहता है। लेकिन जैसे आप इनको टाइट कर देते हो रस्सी को, तो मॉलिक्यूल को लगता है कि बाहरी ताकतों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। वो लोग आपस में मीटिंग करके बात करता है कि सुनो यही मौका है, एकजुट हो जाओ, वरना ये बाहरी ताकत जो है ना हमारा घर वर तोड़ डालेगा। तो वो जैसे मान लो अगर आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, तो सारे मॉलिक्यूल जो है इस फोर्स के अगेंस्ट में आ जाते हैं, फोर्स लगाते हैं इधर।
इसी फोर्स को हम कहते हैं टेंशन। अब समझ रहे हो कि एफ आया तभी टेंशन आया, एफ नहीं आता तो टेंशन में नहीं आता। ठीक है। अभी कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं जो आपको याद रख लो, नीचे लिख लो। इफ स्ट्रिंग इज मासलेस, if string is massless, अगर रस्सी मासलेस हो, जो कि नॉर्मली प्रॉब्लम में देगा आपको, if string is massless then tension of each and every point will be same। क्या आगे हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे, अभी तो आप मान लो मेरी बात। If string is massless then tension of each and every point of string is same। चलो आओ कुछ छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाते हैं अच्छे से। देखो ध्यान से। मान लो ये एक आदमी है ऐसा, कि एक ब्लॉक को ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है। एम मास के ब्लॉक को होल्ड करके रखा हुआ है। आप मुझे बताइए कि इस ब्लॉक के साथ जो रस्सी अटैच है उसका टेंशन किधर आएगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? फटाफट रिस्पॉन्ड करो। इस ब्लॉक पे जो टेंशन आएगा वो किधर आएगा, ऊपर या नीचे? अपवर्ड। देखो एक बात, कुछ बच्चों को ना टेंशन के डायरेक्शन में दिक्कत आती है, तो आप याद रख लो इस बात को कि टेंशन की टेंडेंसी हमेशा बॉडी को पुल करने की होती है, हमेशा। अब टेंशन दो ही तरफ हो सकता था, या तो ऊपर या तो नीचे। आप देख लो, अगर नीचे अगर होगा टेंशन, अगर ऐसा होता ये वाला, तो ये पुल करने का केस हुआ या पुश करने का केस हुआ, जरा चेक करो तो। लेकिन मैंने बोला है कि टेंशन ऑलवेज हैज ए टेंडेंसी टू पुल, हमेशा। चलो फिर मुझे बताओ, अब आदमी को देखते हैं। तो आदमी पे भी रस्सी का टेंशन लग रहा है, तो टेंशन आदमी पे किधर आएगा बताओ, नीचे या ऊपर? आदमी पे लगने वाला टेंशन किधर आएगा? कंफ्यूजन हो गया? मान लो टेंशन या तो इधर होगा या तो इधर होगा। पहला, पुल या पुश, चेक करो। और मैंने आपको बोला है कि टेंशन ऑलवेज हैज ए टेंडेंसी टू पुल, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है यही होगा, इसका मतलब इधर दिखा दो। और एक ही रस्सी है और मासलेस है तो टेंशन भी सेम, तो टी और टी दिखा दो। चलो और थोड़ा समझते हैं। ऐसा है, बोलो। टेंशन किधर किधर, ब्लॉक में टेंशन किधर, आदमी पे टेंशन किधर? बोलो। ब्लॉक में टेंशन, हाँ दोनों पे अपवर्ड, बिल्कुल सही। और रस्सी एक ही है, मासलेस है,
टेंशन भी सेम। चलो बताओ। तीनों पे टेंशन का डायरेक्शन मार्क करेंगे। M1 पे टेंशन अपवर्ड या डाउनवर्ड? M1 पे टेंशन अपवर्ड, बिल्कुल सही। M2 पे टेंशन? अब यहां देखो, यहां जितने जैसे यहाँ पे ये वाला रस्सी एक है, यहाँ का टेंशन भी वही होगा और यहाँ का टेंशन भी वही होगा, लेकिन ये रस्सी अलग है तो यहाँ का टेंशन कुछ और मानेंगे, T1। अरे बोलो, क्लियर है सबको टेंशन का डायरेक्शन? देखो, टेंशन के डायरेक्शन में थोड़ा बच्चों को दिक्कत आता है, लेकिन एक तो मैंने बोला कि टेंशन ऑलवेज हैज ए टेंडेंसी टू पुल द बॉडी। एक और बात है जो हम बोलना नहीं चाहते फिर भी बोल दे रहे, सुनो। टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, ध्यान रख लो। टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी। चलो कुछ आप मार्क करके दिखाओ। चलो तीनों बॉडी में जरा टेंशन मार्क करके अच्छे से दिखाओ मुझे। अच्छे से टेंशन मार्क करो तीनों बॉडी में। चलो हर बॉडी में जरा टेंशन मार्क करके दिखाओ मुझे। चलो आओ बनाते हैं। जब भी एफबीडी बनाओ ना, ऐसे घेर, ऐसे ना सर्कल कर दिया करो। फिर टेंशन आएगा इधर का, मैंने नाम रख दिया है T1। पुली की एफबीडी बनाएंगे तो इधर आएगा T1, इधर आएगा T1। इसकी एफबीडी बनाएंगे तो इधर आएगा T1, इधर आएगा T2। पुली की एफबीडी बनाएंगे तो ये T2। इस ब्लॉक की एफबीडी बनाएंगे तो ये T2। ऐसे ही M1 को देखो तो T1। M4 को देखो तो T2। M2 को देखो तो T3 और T1। इसको देखो
तो T3 और T2, इसको देखो तो T3, T3 और ये T4। वैसे ही आप इसमें भी कर लो। यहाँ T1, पुली में देखोगे तो T1 T1, यहाँ देखोगे तो T2 T2, यहाँ देखोगे तो इधर T1 इधर T2, और यहाँ देखोगे तो इधर T2। तो आप देख सकते हो हमने हर जगह पे टेंशन का जो डायरेक्शन है वो मार्क कर दिया है। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट फोर्स है वो भी देख लेते हैं, आ जाओ। स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स देखो, ये अभी बहुत जरूरत नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी यहीं पे समझ लो थोड़ा सा। जैसे अभी जो ये स्प्रिंग है ये नेचुरल पोजीशन में है, मतलब स्प्रिंग ना अभी इलोंगेटेड है ना कंप्रेस्ड है। तो मान लो स्प्रिंग को अगर हम कुछ एक्स अमाउंट से इलोंगेट कर दें, तो आपको तो पता है जैसे आप इसको छोड़ोगे इसकी टेंडेंसी होती है कि हम नेचुरल लेंथ को रिगेन कर ले, यानी स्प्रिंग फोर्स इधर आएगा। अगर हम इस स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोड़ दें, अगर हम कंप्रेस करके छोड़ेंगे तो समझ में आ रहा है कि स्प्रिंग फोर्स इधर आता है, यानी अभी भी स्प्रिंग की टेंडेंसी है कि वो अपने नेचुरल लेंथ को रिगेन कर ले। हाँ, वैसे एक बात ध्यान रखना कि अगर स्प्रिंग का इलोंगेशन एक्स है या फिर स्प्रिंग का कंप्रेशन एक्स है, स्प्रिंग फोर्स दोनों ही केस में होती है के इंटू एक्स। के को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, या फिर इसको कहते हैं स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ये डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का स्प्रिंग बनाया हुआ है, उसकी लेंथ क्या है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है। फिलहाल आपके लिए कांस्टेंट है। डायरेक्शन ध्यान रखें कि स्प्रिंग की टेंडेंसी हमेशा होती है कि वो अपने नेचुरल लेंथ को रिगेन करे। इलोंगेट करोगे तो कंप्रेस होना चाहेगा, कंप्रेस करोगे तो इलोंगेट होना चाहेगा। और स्प्रिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है के इंटू एक्स, जहाँ के स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, या फिर स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग भी हम इसको कहते हैं। जैसे आओ एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो एक ब्लॉक यहाँ पे है, अभी दोनों ही स्प्रिंग एकदम रिलैक्स्ड है। हम इस बॉडी को एक्स अमाउंट से इधर लेके गए और छोड़ दिए। बताओ ब्लॉक का इनिशियल एक्सलरेशन क्या होगा? ब्लॉक को अगर हम एक्स अमाउंट से लेफ्ट की तरफ लेके गए और छोड़ दिए तो बताओ ब्लॉक का इनिशियल एक्सलरेशन क्या होगा? ध्यान से देखो, जब ये ब्लॉक यहाँ पे है तो K1 स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, तो K1 वाले स्प्रिंग का फोर्स ब्लॉक पे किधर आएगा?
लेफ्ट की राइट सोच के बताओ। K1 वाले स्प्रिंग का फोर्स ब्लॉक पे किधर आएगा, लेफ्ट की राइट? ऑब्वियसली राइट, क्योंकि ये कंप्रेस हुआ है तो इसकी टेंडेंसी होगी कि वो नेचुरल लेंथ को रीगेन करे, वैल्यू होगी K1x। वैसे K2 भी इलोंगेट हुआ है, तो बताओ K2 का फोर्स ब्लॉक पे इस पोजीशन पे किधर आएगा? लेफ्ट की वैसे आएगा सार्थक। ये स्प्रिंग इलोंगेट हुआ है तो इसकी भी तो टेंडेंसी होगी कि हम नेचुरल लेंथ को रीगेन करें, और नेचुरल लेंथ को रीगेन करना है तो फोर्स लगाएगा वो किधर, लेफ्ट की राइट? इधर। वैल्यू वही K2x। तो आप देख सकते हो कि बॉडी पे नेट फोर्स लग रहा है K1 + K2 × x, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू M × A। यहाँ से हम A निकाल पाएंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने इनिशियल एक्सलरेशन कैलकुलेट कर लिया है जो पूछा था। एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, तुम करके दिखाओ मुझे। K1, K2, K3, M। चलो, फिर वही कहानी है। ब्लॉक को एक्स अमाउंट से राइट में ले गए और छोड़ दिए। पता करो ब्लॉक का इनिशियल एक्सलरेशन क्या होगा। कैलकुलेट इनिशियल एक्सलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक को पकड़ के राइट साइड में ले गए एक्स अमाउंट से और छोड़ दिए, तो पूछता है बताओ ब्लॉक का इनिशियल एक्सलरेशन क्या होगा। जल्दी बताओ। जैसे ही ब्लॉक को छोड़ेंगे हम लोग, तो बताइए ब्लॉक का इनिशियल एक्सलरेशन क्या होगा। जल्दी बताओ। लिखने में दिक्कत आ रहा हो तो पिक्चर लेके भेज दो। हाँ सिंपल है, कहाँ खो गए। अरे ब्लॉक को जब इधर लेके गए, तो ब्लॉक है यहाँ पे, अब मान लो तो ये कंप्रेस हुआ है तो इलोंगेट होना चाहेगा, K2x फोर्स लगाएगा। ये भी कंप्रेस हुआ है तो ये भी इलोंगेट होना चाहेगा तो K3x फोर्स लगाएगा। और ये इलोंगेट हुआ है, ये भी कंप्रेस होना चाहेगा, K1x लगाएगा। तो देखो दिख रहा है, तो आंसर आ गया K1 + K2 + K3 × x इज M × A। ए की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन और करा ही देता हूँ, आओ।
हमने क्या किया है कि स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ ये है, लेकिन हमने क्या किया है, एक ब्लॉक को इसके अगेंस्ट में हमने प्रेस कर दिया है। यानी अभी जो स्प्रिंग है वो एल अमाउंट से कंप्रेस्ड है। तो लिखो, ब्लॉक जो है स्प्रिंग में अटैच है, चलो अटैच कर देते हैं। नीचे लिखो, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक calculate velocity of block when spring acquires its natural length कह रहा है बताओ कि जब ये ब्लॉक मतलब यहाँ आ जाएगा तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाएगी। कह रहा है बताओ जब स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ एक्वायर कर लेगा उस समय उस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या रही होगी? वेलोसिटी तो होगी क्योंकि बड़ा तेजी से भागता हुआ आएगा वो। ऑल्दो ये वर्क पावर एनर्जी का प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग एनएलएम से भी कर सकते हैं इसको। मुझे एक बात बताओ, अभी ये स्प्रिंग एल अमाउंट से कंप्रेस है तो स्प्रिंग फोर्स आएगा केएल का। मैंने मास से और डिवाइड कर दिया तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया। ब्लॉक ने डिस्टेंस ट्रैवल करना है एल का, तो क्या हम ये फॉर्मूला लगा दें, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस यू जीरो, और वी यहां से निकाल ले। बोलो तो ये सही होगा या गलत होगा? ये जो मैंने किया है अभी, मैंने फोर्स निकाला, मैंने एक्सलरेशन निकाला, और फिर हम डाल दिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में तब आएगी जब वो ब्लॉक एल अमाउंट से आगे बढ़ेगा। तो आप मुझे बताओ ये जो मैंने किया ये सही है या गलत है? सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों? हाँ जी, अनुष्का जी बताइए। तेजस, प्रभु जी, सार्थक, नक्शी बताओ फटाफट। भी हम ये पूछ रहे हैं कि मैंने क्या किया, एल अमाउंट से कंप्रेस था तो मैंने स्प्रिंग फोर्स निकाल लिया के इंटू एल, 5 से डिवाइड कर दिया, एक्सलरेशन आ गया। डिस्टेंस चलना है उसको एल, तो मैंने कर दिया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस है। आप मुझे बताओ ये सही है या गलत है? तेजस कह रहा है गलत है। तेजस गलत क्यों है? देखते कौन पकड़ पाता है, सही है गलत है। यस, वेरी गुड। अरे महानुभाव, जैसे जैसे स्प्रिंग खुलता जाएगा स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बदलती जाएगी, उसका एक्सलरेशन भी बदलता जाएगा, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट कैसे मान सकते हो? अरे लॉजिक समझ में आया क्या? तो बात तो अभी ये समझ में आया कि ये गलत क्यों है, अब सही कौन सा है वो देख जरा। ये गलत है। आपने मान लिया है कि हमेशा स्प्रिंग फोर्स केएल रहता है, केएल थोड़ा ही होगा। जब ब्लॉक यहाँ आएगा तो कुछ और होगा, यहाँ आएगा तो कुछ और होगा। कैसे अप्रोच करना है हम समझाते हैं, ध्यान से समझना जरा। देखो इधर, जब कभी ये ब्लॉक, हम तब की बात कर रहे हैं जब ये स्प्रिंग एक्स अमाउंट से कंप्रेस्ड है।
जैसे आप छोड़ोगे तो वो आगे बढ़ेगा। तो कंप्रेशन एल से घटते 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 मैंने मान लिया है कि अब एक्स है। तो कंप्रेशन जब एक्स होगा उस इंस्टेंट पे स्प्रिंग फोर्स जो है वो आएगी के एक्स, और मास से मैंने कर दिया डिवाइड। कि उस इंस्टेंट का एक्सलरेशन निकल आया जब कंप्रेशन है एक्स। अब समझ में आ गया भैया कि ए तो वेरिएबल है। तो अभी हमारा काइनामेटिक्स का क्वेश्चन बन गया। हम ए को लिख पाएंगे वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू के एक्स बाई एम, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, डी एक्स को लिखना पड़ेगा माइनस डी एक्स। क्यों? क्या कोई बता सकता है कि हम dx में माइनस क्यों लगा रहे हैं? ये बात हम कई बार यूज कर चुके हैं। dx में माइनस इसलिए लगा रहे हैं कि x की वैल्यू लगातार घट रही है। बस, अब कुछ नहीं है। वेरिएबल सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जब x की वैल्यू थी l तो वेलोसिटी था 0। जब x की वैल्यू होगी 0 तो वेलोसिटी होगा v, जो हमको चाहिए। ये आ जाएगा वी स्क्वेयर बाई टू इज इक्वल टू माइनस के बाई एम, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई टू, यानी कि आ जाएगा बेसिकली 0 - L² बाई 2। सॉल्व करेंगे, यहाँ से टू टू उड़ा दो, v की वैल्यू आ जाएगी देखोगे L√के/m। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भाई आज देखो बहुत कुछ हम पढ़ाए नहीं है, आज केवल बेसिक बेसिक बात बताए हैं। काइंडली अगले दिन जब अगले क्लास करेंगे उस समय इसको पढ़ के जरूर आइएगा। अगले दिन से हम लोग का एक्शन शुरू होगा। इसमें बड़े छोटे छोटे मेथड्स हैं जो हम आपको बताएंगे, बहुत ही ट्रिकी मेथड्स हैं। चलो अभी इनको जनरेट कर देते हैं एक बार।